दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है तो इसमें सारे सवाल जो है काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल निश्चित भी बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप एक बार अगर मॉडल क्वेश्चन में आप लोग पहले से नहीं देखे होंगे तो ये मॉडल क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, जो 2024-23 के लिए जो ऑफिशियल क्वेश्चन आया था जैक की तरफ से उसका है। ठीक है, तो चलिए इसमें 1 से लेकर 40 तक सवाल देखेंगे कौन कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेकंड सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, एफ बराबर r/2 या तो फिर r बराबर ले लीजिए तो 2f होता है। अगर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एफ बराबर r/2, तो दूसरा का हो जाएगा बी नंबर दूसरा का बी, एफ बराबर r/2। तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कौन सी क्रिया उसमें अपरिवर्तित होती है। प्रकाश का क्रिया जब होता है उसमें कौन सा क्रिया जो है अपरिवर्तित होती है, तो वो होती है आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी नहीं घटती बढ़ती। ठीक है, चौथा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी 1D। ठीक है, कितना हो जाएगा 1D, यानी चौथा का हो जाएगा बी। पांचवा है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसमें आप निकालिएगा ऐसे P बराबर 1/f इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है तो प्लस में होगा, तो और इसमें क्या हो जाएगा 4D बोला है तो 25 सेंटीमीटर आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि जब 4 को भागा देंगे ना 1/100 से तो इसका आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 आ जाएगा, 0.25 मीटर में आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है छठा नंबर कि वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीप। ठीक है, तो वाहन का अग्रदीप यानी आगे देखने के लिए, तो छठा का हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, आगे अग्रदीप यानी उसको उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव नृत्य के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ क्या होता है। तो मानव के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, यानी अगर रेटिना यहाँ नहीं है तो दृष्टिपटल है, तो सातवां का हो जाएगा डी, दृष्टिपटल। आगे, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो दूरबिंदु अनंत होता है, और अगर सामने पूछा जाए तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल होगा यहाँ पे कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो नेत्र में प्रकाश जाने की मात्रा का नियंत्रण परितारिका करता है, परितारिका। तो 9वां का हो जाएगा सी। 10वां है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि 1 किलोवाट आवर निम्न में किसकी इकाई है। तो वो होती है ऊर्जा की। ठीक है, 11 का हो जाएगा बी। 12वां है, कूलम किसका ऐसा मात्रक है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है। नेक्स्ट 13वां नंबर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर आपका करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यानी विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। आगे, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। विद्युत अपघटन यानी वो टूटना है। ठीक है, तो टूटना होता है तो आपका हो जाएगा 14 का वियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टूटना। तो जल का विद्युत अपघटन यानी जल का अगर H2O लेंगे और फिर ये टूट जाएगा किसमें, H2 में टूटेगा और प्लस O2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और अगर इससे अगर ये बनता तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जुड़ रहा है वहाँ पे। तो वियोजन का मतलब क्या होगा, टूटना। ठीक है, 14 का हो जाएगा बी। 15वां नंबर सवाल है, CuO+H2 दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है किसका, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो H2 का उपचयन हो रहा है। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, H2 का यहाँ पे उपचयन हो रहा है, क्योंकि H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। नेक्स्ट है 16वां नंबर सवाल दिया गया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो 16वां का देखिए आप लोग क्या दिया गया है, इसमें देखिए एक कॉपर सल्फेट विलयन का है, लोहे का रंग, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा सी, यानी विस्थापन अभिक्रिया। 17वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक कौन होता है, लिटमस पत्र, जो लिटमस का जो आपका लीचेन पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस पत्र प्राकृतिक। और अगर मानव में बोलता है तो फिर मिथाइल ओरिन होता है, फिनोप्थेलिन होता है, और ये सब होता है। आगे है 18 नंबर बोला है कि किसी विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्न में क्या होगा। तो किसी विलियन का पीएच मान अगर 10 है तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्योंकि जब 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा बढ़ता है तो क्षार होगा, और 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ 10 बोला है ना, तो 10 बोला है तो क्षार हो जाएगा।
ठीक है, क्षार क्षार। आगे 19वां, दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है? तो दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है? देखिए चित्र दिया गया है, ये सूचित क्या कर रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया, हमें हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, दूसरा थर्ड बोला है, चौथा बोला है कि सांद्र अम्लता क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 19वां का डी, सांद्र अम्ल, सांद्र यानी कठोर अम्ल यानी ज़्यादा गाढ़ा अम्ल, और क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह दिया गया है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 20 का हो जाएगा बी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, खट्टा है इसलिए टार्टरिक अम्ल। आगे, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अधातु है? धातु नहीं, धातु बोलेगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, किसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल। तो 22वां बोला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? ठीक है, 22वां का अग्निशामक बनाने में, तो तो अग्निशामक बनाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल दीजिए, हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 23वां नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना था? आधुनिक जो आवर्त सारणी बना था वो किस आधार पर बना था? तो परमाणु संख्या को आधार बनाया गया था, परमाणु संख्या को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो दिया गया ऑप्शन में जो है पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, तो इसके आधार पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, 24 का हो जाएगा ए। 25वां है कि किसी पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? तो खनिज बोलते हैं, और वे खनिज जिससे अयस्क मतलब उससे धातु निकालना आसान होता है उसको अयस्क बोलते हैं। गैंग किसको बोलते हैं? तो गैंग बोलते हैं जो अशुद्धि पाया जाता है उसको गैंग बोलते हैं। धातु कर्म जो 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 धातु होता है उसको धातु निकालने के जो जितने भी चरण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। आगे, प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह है? तो ऑल है, देखिए ऑल है तो एल्कोहल हो जाएगा। 26 का हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, एल्कोहल। आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? 27 नंबर बोला, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? ऑप्शन है, जल टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सी नंबर। आगे, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो जो फ्लोएम होता है ना, तो फ्लोएम यानी पत्ता में खाना बनेगा, जैसे ही पत्ता में खाना बन गया तो यहाँ से आपको पूरा पेड़ पौधे को खाना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे सब दिशा में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो 28 का हो जाएगा क्या? सी नंबर। 29 है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन ये बोलते हैं। ठीक है, वृक्काणु, वृक्क या ये नेफ्रॉन या तो फिर वृक्काणु, और वो कितना होता है? तो एक वृक्क में लगभग 1 लाख नेफ्रॉन होता है। आगे, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, एथिलीन। तो 30 का हो जाएगा सी। 31वां, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन किससे होता है? 31 का हो जाएगा ए। 32 बोला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं? तो जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको कहा जाता है आपका निषेचन। क्या बोला जाता है? निषेचन। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जहाँ मिलेगा उसको निषेचन कहेंगे। आगे है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए ये है आपका हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, इसमें एक मुकुलन जो ये बना हुआ है, यहाँ से एक मुकुल टूटा, फिर यहाँ से टूट के ये नया बनाया, फिर ये नया बनाएगा, फिर ये नया बनाएगा, इस प्रकार से। तो क्या है? इसमें मुकुलन है। नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़ के अंक कैसे होते हैं? तो 34 का हो जाएगा असंजात अंक। ठीक है, यानी 34 का क्या हो जाएगा? तो डी। ठीक है, असंजात अंक। आगे 35वां, मेंडल ने अपने चयन के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। आगे, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक किसको बोलते हैं? जो बनाता है कोई खाना पीना। ठीक है, तो उत्पादक हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता को बोलते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? घास है। ठीक है, घास है, तो 36 का हो जाएगा सी नंबर। 37 से, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो शाकाहारी का निर्माण कहाँ पर होगा? तो प्रथम पोषी स्तर में शाकाहारी का निर्माण कहाँ होगा? प्रथम पोषी स्तर में। नेक्स्ट है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार। तो ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा अवक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा यानी जो जीवों के अवशेष से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सब तो मिलता ही है। आगे 40वां और अंतिम सवाल, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन निर्माण के लिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया आज आपके सामने 40 सवाल। ठीक है, 40 सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, जल्दी से इसको देख लीजिए और 40 सवाल को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी एक से एक वीडियो आने वाला है दोस्तों, कल तक आपको बढ़िया सब्जेक्टिव वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, पूरा धाकड़ तरीके से तैयारी करते रहिए मेरे साथ मिलकर।